टॉप स्कोर चैनल पे आप सभी मित्रों का स्वागत है। रोज़ शाम 6 बजे बिहार स्पेशल जीके यानी बिहार सामान्य ज्ञान के एक वीडियो के साथ आप लोगों के बीच हाजिर रहता हूं। कल का जो वीडियो था कांग्रेस अधिवेशन और होम रूल आंदोलन में बिहार के स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान पर चर्चा की गई थी। आज का जो वीडियो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का वीडियो चंपारण सत्याग्रह पर है। दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह से आप भली भांति परिचित हैं। यह वही चंपारण सत्याग्रह है जो कि गांधी जी के नेतृत्व में पहला आंदोलन था और गांधी जी को एक व्यापक पहचान कहा जा सकता है इस आंदोलन के माध्यम से मिला था। और ये चंपारण सत्याग्रह काफ़ी सफल रहा, जिस वजह से इसकी काफ़ी चर्चा भी होती है। दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह जो कि चंपारण बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण उस समय बेतिया राज हुआ करता था, उसका एक हिस्सा होता था चंपारण। उससे पहले मैं चंपारण सत्याग्रह से पहले एक नज़र नील की खेती पर देना चाहता हूं। दोस्तों, नील की जो खेती हुआ करता था वह 1765 ईस्वी में मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने जब बिहार और बंगाल के दीवानी को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों सौंप दिया था, उस समय से ही अंग्रेज लोग नील की खेती करवाते थे। और यदि हम चंपारण की ही बात कर लें तो नील के वहाँ 36 अंग्रेजी ठेकेदार और 23 नील व्यवसायी रहा करते थे। दोस्तों, उस समय नील का खेती ये लोग दो तरीके से कराते थे। एक तो खेती का तरीका ये था कि जो कोठी आप लोग अभी भी सुनते हैं, जीरात कोठी में जो भी ज़मीन कब्जा था उस पे बधुआ मजदूर लोग जा कर के काम करते थे, मजदूरी अपना लेते थे, वहाँ नील की खेती हुआ करती थी। और दूसरा, जो स्वतंत्र किसान थे जो अपना ज़मीन कोठी के अधीन नहीं दिए हुए थे, अब स्वतंत्र खेती करते थे, उन लोगों पर एक बाध्यता लगा दिया गया था कि यदि आपके पास 1 बीघा खेत है तो आपको 3 कट्ठा उसमें नील की खेती करनी ही करनी है। यही 3 कट्ठिया प्रणाली का कहलाया, जिसे आप लोग भी जानते हैं। तो इस 3 कट्ठिया प्रणाली का संबंध सीधा सीधा नील की खेती से है। दोस्तों, 1867 के पूर्व में 1 बीघा में 5 कट्ठा नील की खेती करनी पड़ती थी, जिसे बाद में संशोधन करके 3 कट्ठा पर लाया गया। हालांकि 1867 से पहले 6 रुपये 50 पैसे मिलते थे प्रति बीघा के लिए, जबकि 1909 में गोरले रिपोर्ट के आधार पर बढ़ा करके जो एकड़ नील की खेती होती थी उस पर 13 रुपये 50 पैसा दिया जाता था। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि चंपारण के जो किसान थे वो चंपारण नील की खेती का विरोध किए। उससे पहले भी यदि बात किया जाए, दूसरे जगह के भी जो त्रस्त किसान थे वे भी नील की खेती के खिलाफ आवाज़ उठा चुके थे। जैसे 1860 में बंगाल के नील उत्पादक हरिश्चंद्र मुखर्जी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। 1866 से 88 के बीच में बिहार के दरभंगा में ही नील उत्पादकों ने अपने शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाया था। लेकिन चंपारण के जो किसान काफ़ी जागरूक थे, काफ़ी सेंसिटिव थे इस मुद्दे को लेकर के। वे लोग 14 अगस्त 1907 को कोठी के रैयतों ने, यानी जो स्वतंत्र किसान थे, चंपारण के कलेक्टर को इसके खिलाफ आवेदन दिए। हालांकि इस आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अतः जो वहाँ के चंपारण के किसान थे उन लोगों ने फैसला किया कि अब हम नील की खेती नहीं करेंगे। इस फैसले का प्रभाव ये पड़ा कि अंग्रेजी सत्ता ने 1908 में कोठी से जितने भी किसानों को सिंचाई के लिए जो नहर से पानी दिया जाता था उसमें प्रति बीघा 1 बीघा पर 3 रुपये टैक्स वसूलना शुरू कर दिया गया। और कई तरीके के गैर संवैधानिक, जो बिल्कुल गलत था, उस तरीके के टैक्स लगाया गया। यदि मैं टैक्स पर चर्चा करूं तो दोस्तों, उस समय एक पैन खर्च हुआ करता था। पैन खर्च का मतलब है सिंचाई के लिए नहर से पानी दिया जाता है तो 1 बीघा पर 3 रुपये लिया जाता था। यदि मैं सलामी के बारे में बात करूं तो प्रति बीघा 3 कट्ठिया जो लगान था उसके लिए 3 रुपये की दर से वसूला जाता था। 1 रुपये मालगुजारी लिया जाता था।
सिंचाई की तरह। बेट माफी नाम का यह कर्ज था, वो भी 3 रुपये वसूला जाता था। बपही नाम का एक टैक्स लिया जाता था। मड़वन लिया जाता था, जैसे कि लड़की का शादी हुआ तो कोठी वालों के द्वारा 1 रुपये ले लिया जाता था। और तो और किसी विधवा की सगाई के बदले में 5 रुपये टैक्स वसूल लिया जाता था। तेल और ईंख की पेराई के नाम पर 1 रुपये वसूल लिया जाता था, जिसे कोल्हुआन कहा जाता था। चुलियावान का संबंध है, हल्दी का जो उत्पादन हुआ करता था उससे 1 रुपये ले लिया जाता था। यदि दूध और तेल दुकानदार बेच रहे हैं तो उनसे भी 1 रुपये, इसका नाम रखा गया बाट छपी नाम का कर। अनाज यदि दुकानदार अपना विक्रेता है बेच रहे हैं तो उनसे 1 रुपये बेचाई का कर लिया जाता था। इसी तरीके से कोठी वाले हाथी खरीदने के लिए किसानों से हथियाही कर्ज लिया वसूलते थे। हावही नाम का टैक्स लिया जाता था। यह रैयत को कोठी वालों, बीमारी के लिए सोचिए खर्च देना पड़ता था कोठी वालों को, तो इसका नाम हावही रखा गया था। आमदी सलामी नाम का टैक्स 1 रुपये लिया जाता था। तो इस तरीके से और अन्य और भी टैक्स लिया जाता था जो कि पूरी तरीके से गलत था। और जबरन यही शोषण के खिलाफ तो हमारे चंपारण के जो भी किसान थे इन लोगों ने आवाज़ उठाने का काम किया। दोस्तों, ये तो चंपारण के जो कृषक थे अपना उस स्तर से विरोध कर रहे थे, लेकिन चंपारण सत्याग्रह की में रंग तब पड़ा और यह मूवमेंट और आंदोलन का रूप तब लिया जब चंपारण के सुप्रसिद्ध किसान हमारे राजकुमार शुक्ल जी, जिन्होंने इसके खिलाफ एक संगठित रूप से आंदोलन चलाने के लिए वे गांधी जी को आमंत्रित करने के लिए लखनऊ अधिवेशन में पहुँचे। लखनऊ अधिवेशन से पहले वे राजकुमार शुक्ल जी कानपुर से छपने वाले प्रताप समाचार पत्र के जो संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे उनसे जाकर के मिले और किसानों की समस्या को बताया, जिस पे 4 जनवरी 1915 को गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने एक लेख छापा जिसका नाम है चंपारण में अंधेरा। और उन्होंने ही बताया था कि गांधी जी से मिलने के लिए आप साबरमती आश्रम जाइए। हालांकि वहाँ मुलाकात शुक्ला जी का नहीं हो सका, लेकिन 1916 को जो लखनऊ का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था जिसमें बिहार के कई प्रतिनिधि जैसे ब्रजकिशोर प्रसाद, हरिवंश सहाय, गोरख प्रसाद, कई लोग राजकुमार शुक्ला जी जो भाग लिए थे, इस पे राजकुमार शुक्ला जी ने गांधी जी से अनुरोध किए कि जो चंपारण में नील की खेती के जरिए जो जुल्म बरपाया जा रहा है किसानों पे, उससे मुक्ति दिलाने के लिए आप चंपारण की यात्रा करें, जिस अनुरोध को गांधी जी ने स्वीकार करने का काम किया। दोस्तों, जो हमारे राजकुमार शुक्ल चंपारण मूल रूप से बेतिया पश्चिमी चंपारण में उनका जन्म हुआ था। उनका जो घर था वहाँ AC एमन नाम के जो कोठी के एक अंग्रेज ऑफिसर हुआ करते थे, काफ़ी निर्दयी एवं क्रूर थे। हालांकि लखनऊ अधिवेशन में चंपारण से संबंधित प्रस्ताव को पास कर दिया गया था, जिसके बाद गांधी जी आने के लिए स्वीकार कर लिए। और मैं बात करने जा रहा हूँ 9 अप्रैल 1917 को, जब गांधी जी कलकत्ता जाने के क्रम में राजकुमार शुक्ल के साथ पटना के लिए प्रस्थान कर लिए। गांधी जी इस समय राजकुमार शुक्ल के संबंध में कहते हैं कि अनपढ़ निश्चयमान किसान ने मुझे जीत लिया। गांधी जी सबसे पहले मुजफ्फरपुर पहुँचे, जहां आचार्य JV कृपलानी गांधी जी को अपने घर ले गए। बात 11 अप्रैल 1917 की है, जब गांधी जी मुजफ्फरपुर के बिहार प्लांटर्स एसोसिएशन के मंत्री JM विल्सन से मुलाकात की, लेकिन गांधी जी का मदद करने से विल्सन ने मना कर दिया, जिसके बाद गांधी जी तिरहुत डिवीज़न के कमिश्नर LF मॉर्सेड से मुलाकात किया, वहाँ भी बात नहीं बनी। अंततः गांधी जी ने 15 अप्रैल 1917 को चंपारण मोतिहारी के लिए प्रस्थान कर दिया। हालांकि वहाँ मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा उन्हें जाने से रोका गया, लेकिन
गांधी जी मोतिहारी आ गए, जहां प्रसिद्ध अधिवक्ता गोरख प्रसाद जी के घर वे रुके थे। और गांधी जी का जो पहला दौरा हुआ वह 16 अप्रैल को जसौली पट्टी में हुआ, जो कि पूर्वी चंपारण का एक हिस्सा है। हालांकि इस समय धारा 144 था, धारा 144 का उल्लंघन करते हुए भी वहाँ किसानों के दर्द को समझने के लिए गए थे। बाद में गांधी जी पर जुर्माना लगाया गया और फिर उस जुर्माना को भी वे लोग खुद जिला मजिस्ट्रेट ने भरने का काम किया। लेकिन जिस तरीके से चंपारण के नील किसानों के साथ गांधी जी मिल रहे थे और जिस तरीके से लोकप्रियता बढ़ रही थी और ये जो मूवमेंट का रूप ले रहा था, इसके विरुद्ध एक संगठित आवाज़ उठाने का, इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो अंग्रेजी सत्ता था वह डर गया। और डरने का कारण ये हुआ, प्रभाव ये हुआ कि 10 जून 1917 को एक जांच कमेटी का गठन किया गया नील किसानों की समस्याओं को देखते हुए, जिसमें महात्मा गांधी जी को सदस्य बनाया गया। बात 4 अक्टूबर 1917 को है, जब इस रिपोर्ट को सौंपा गया और इस रिपोर्ट का प्रकाशन 18 अक्टूबर को हुआ। जब रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ तो वो दिन आ गया जिस दिन का इंतजार सभी चंपारण के नील कृषक किया करते थे। 4 मार्च 1918 को चंपारण अधिनियम पास किया गया, जिसके तहत तिनकठिया प्रणाली का अंत कर दिया गया। और इसी अंत और इसी समाप्ति के साथ चंपारण के किसानों पे जो जुल्म ढाहा जा रहा था, उस जुल्म का अंत हुआ। 20 मई 1929 की मैं बात करूं तो चंपारण के प्रसिद्ध है, जो कि गांधी जी के साथ कदम ताल कर रहे थे हमारे राजकुमार शुक्ल जी, उनका मोतिहारी में निधन हो गया। लेकिन यहाँ से जो आंदोलन चंपारण सत्याग्रह जो सफलता हासिल किया, इस सफलता का व्यापक प्रभाव न केवल चंपारण के नील कृषकों के संदर्भ में पड़ा, बल्कि गांधी जी के व्यक्तित्व और गांधी जी के सफलता में एक तरीके से मिसाल पेश हुआ यह चंपारण सत्याग्रह की सफलता। तो दोस्तों, आपको चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप सभी दोस्तों से मेरा गुजारिश है कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों आप चैनल सब्सक्राइब करिएगा तो हमेशा वीडियो आपके पेज पे मिलेंगे और मुझे भी हौसला बढ़ेगा। सभी दोस्तों के बीच आप वीडियो को शेयर भी निश्चित रूप से करने का काम करें। दोस्तों, रोज़ शाम 6 बजे मैं मिलता हूं। और एक और सूचना आप लोगों को देना चाहता हूं मित्रों, कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम टॉप स्कोर जीके का लिंक दिया हुआ है और फेसबुक ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है। आप दोनों ग्रुप लिंक ओपन करके ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।